हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसकी एक सीमा दिल्ली राजधानी के साथ है, तो दूसरी और तीसरी ओर पंजाब बॉर्डर स्टेट, हिमाचल की वादियां और यूपी राजस्थान भी साथ है। तो ऐसे में हरियाणा में कई चैलेंजेस भी हैं, कई अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन खासकर पिछले दिनों में जो हरियाणा में चैलेंजिंग चल रहा है या हो रहा है या जिस पे चिंता भी हो सकती है, वो है ड्रग्स का नेक्सस, गैंगस्टरवाद और साथ साथ इनके साथ साथ लोगों की साइकी समझना, साइकोलॉजिकल तरीकों से लोगों को ये महसूस कराना कि वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, और साथ साथ अपने पुलिस का मोराल और स्पिरिट भी इस कदर ऊपर लेकर जाना कि वो ग्राउंड से लेकर दफ्तर तक अपने साथ साथ सिविलियंस के साथ, लोगों के साथ भी कंफर्टेबल और स्मूथ एक तरीके से सिस्टम बना के रखें। ये बात हम हरियाणा की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के डीजीपी पिछले दिनों 20 से 25 दिनों से पहले 20 से 25 दिन हो चुके हैं, चार्ज संभाला है। डीजीपी ओपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, आज तक इंडिया टुडे पर आपका स्वागत है। आप पहली दफा हमसे बात। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। हरियाणा की सर जैसे बात कर रहे थे, चैलेंजेस भी हैं, बॉर्डर स्टेट, इंटर स्टेट भी है, और उन स्टेट्स के साथ हैं जो दूसरे देशों के साथ जिनका बॉर्डर, जैसे पंजाब है, कुछ एक्टिविटीज़ हिमाचल की भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, यूपी, राजस्थान। तो क्या पिछले अगर सीधे तौर पर 15 से 20 दिनों में आपने ऑब्जर्व किया, और क्योंकि विजिबल चेंज भी है, अगर तारीफ की बात है तो वो ये है कि एक विजिबल चेंज महसूस होता है। आपके दफ्तर में आए तो वीसी के जरिए डायरेक्ट लोगों की कंप्लेंट सुनी जा रही हैं, ट्रैक डाउन आपने शुरू किया है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके एंड से हो रहा है, या ग्राउंड पर इसको कैसे एक तो अमली जामा पहनाया जा रहा है, दूसरा ये क्या क्या चेंजेस लेकर आए जा रहे हैं, और चैलेंजिंग क्या आपके हिसाब से है? आपके सवाल का दो हिस्सा है कि ये स्टेट के काफ़ी बॉर्डर्स हैं दूसरे स्टेट के साथ, और सड़कें इतनी ज़्यादा यहाँ पर है। तो हरियाणा एक सिटी स्टेट है, स्टेट तो ये है ही नहीं। इसके हर शहर में मॉल हैं, आपको हाईवे से भी ऊपर के लेवल की सड़कें हैं, और 24/7 ये ऑपरेशनल रहता है। कभी ऐसा समय नहीं आता है कि लोग सोचें रात हो गई अब कहाँ जाएंगे, कल जाएंगे। इट्स अ सिटी स्टेट है, तो ये यूनिक है। दूसरा, हमारा बेसलाइन डिफरेंट है। बेसलाइन मतलब ये हुआ कि हरियाणा में अभी भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, और वो सरकार के तंत्र को भेदने में विफल रहे हैं। यहाँ लोग बाग जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ठगी बदमाशी में जो लगे हुए हैं, उनको ऊपर का रास्ता बिल्कुल नहीं देते हैं। वो तो हमारे हत्थे चढ़े रहते हैं, हमारे हाथों जेल जाते हैं, उनका यही किस्मत है। ट्रैक डाउन सर शुरू किया, रीसेंट ऑपरेशन है, जो पीछे एक कटिंग भी है अखबार की। तो ये ऑपरेशन आम लोग इसको कैसे समझे कि क्या ये ऑपरेशन है, उनके लिए कैसे फायदा पहुंचेगा? पुलिस के लिए तो ऑपरेशन बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं। देखिए, जो जैसे जब से स्टोन एज से जब से इन्होंने टूल बनाना शुरू कर दिया, तो लोगों का ना बल काफ़ी बढ़ जाता है। तो मान लीजिए हाथ में अगर 500-600 रुपये का कट्टा आ गया, चूहा भी शेर हो जाता है। वो भी कहता है ईंट सीट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो लोग हैं, जो चूहे हैं और अपने को समझते हैं कि हम चीते हैं, तो ये उनके खिलाफ है कि भाई अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो दंगल लड़ो ना, किसने मना किया? सामने से बात करो। ये जुगाड़ लेके कहीं से आ जाते हैं 1000-1200 का, उसको ठाठा चलाया, पटाखेबाजी करी, और वो बड़ा घटिया सा कॉल उसका आप सुनेंगे जिससे थ्रेट करते हैं, उससे बिल्ली भी ना डरे। जो इंटरनेशनल कॉलर कॉल आते हैं, भीख मांगते हैं, पैसे दे दो जी, जिसको लोग धमकी बोलते हैं ना, उनका अगर सुनिए तो ना उनकी आवाज़ में दम है, ना कन्विक्शन है, होगा कहाँ से जी? वो ऐसी व्यवस्था चलाने में लगे हैं, क्या अपने उनके बाप को कोई फ़ोन करके पैसे दे जाओ, उनके घर पर कोई गोली चलाए, उनको अच्छा लगेगा? तो ये वो लोग हैं जो अपने बाप के नहीं, अपने घर के नहीं, अपने पड़ोस के नहीं हुए हैं। तो जो ये समझते तमंचा ले आए हैं, तो यही इनमें 1000 हाथी का बल आ गया, रोन देंगे सबको, नहीं होगा जी। पर ऐसा हौसला सर आप में हो सकता है, जो जिनको फोन जाता है वो डर जाए, कोई बिजनेसमैन डर जाए? बिल्कुल डर जाए, बिल्कुल डरते हैं भाई। हम तो को हम बंदूकों से खेलते हैं, तो हमें लगता है इसके पास क्या है और मेरे पास क्या है। तो लोगों का देखो जी, लोगों को जब भी डर लगे ना, उनको बोलने का अधिकार है। एक भी क्राइम होता हो ना जी, बोलते रहना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से अपने हम साधन लगाते हैं।
वो वही मेरा सवाल था कि वो सिक्योर कैसे महसूस करें। हो सकता है पुलिस को डर ना लगे, या जो खुद गैंगस्टर है उसको एक दूसरे गैंगस्टर से। व्यवस्था ऐसी है बिजनेसमैन कैसे सिक्योर कि देखो, जब भी किसी को कॉल आता है ना, सीधे एसपी के दफ्तर आते हैं और हम एक प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं कि जी आपको ज्ञान हम नहीं देंगे, फिजिकल सेफ्टी एक बंदा दे देते हैं, एंड देन वी टेक सिस्टम को टेक ओवर कर लेते हैं, उनको प्रोटेक्टिव कवर दे देते हैं। ऐसे ही थोड़ी बचे हुए लोग जी। सर ये क्रैकडाउन में जो ग्राउंड लेवल पर, पुलिस स्टेशन लेवल पर काम है, वो कैसे है सर? वो कैसे फिगर आउट किया जा रहा है, कैसे शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है? आप देखो, जब स्ट्रेटेजाइज करते हो, हमारे पास क्या है? फोर्स है, हथियार है, कानून है, चुनौती है, यही है। तो मान लिया कि इस तरह की चुनौती है, जहाँ चूहे हैं कट्टा लेके चीते बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको दोबारा चूहा बना के बिल में कैसे घुसाया जाए? तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव क्या होगा? तो वो ये है कि जो इस तरह के लोग जेल में हैं, तो देखें वहाँ जेल में जेल काटो जी, वहाँ से दफ्तर चलाने की जरूरत नहीं एक्सटॉर्शन वगैरह की। एक तो वो हो गया। जो जेल से बाहर हैं, तो जिन शर्तों पर आए हो जमानत पर, सारे शर्तों का पालन करो जी, दोबारा वापस ठोकेंगे। अगर आपने कहा दोबारा जुगाड़ शुरू किया, तो हमने ये कहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का जो सेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। जो गुंडा एक्ट है, जो नए कानून में आया हुआ है, 1-2 साल तो बेल नहीं होती जी, मतलब उसमें उनको अंदर डालो, उनकी हिस्ट्री सीट खोलो, और जो भाग रहे हैं तो पताल से ढूंढ के लाओ जी। तो ये सारा क्रम है। तो उसमें क्या है कि हथियारबंद आदमी जिसका दिमाग खराब है, वो जो स्केयर क्रिएट करता है, हमारी उससे आर पार की लड़ाई है जी। इसमें सर कितने पुलिस स्टेशन है और कैसे कितने कितने जनों को फिगर आउट करने के लिए टारगेट दिया? देखिए, बड़ा सिंपल सा है। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो ना जी, तो गॉड लिव्स इन सिंप्लिसिटी। तो हमने ये कहा जी, थाना में एक हर एक एसएचओ को, बड़ा सा बिल्डिंग है, ढेर सारे लोग हैं, गाड़ियां हैं, और सारे पावर एसएचओ में वेस्टेड है। जितना भी आप देखोगे कानून है, एसएचओ की बात करता है। तो हमने कहा जी, इस 15 दिन में ना जो 5 सबसे बदनाम है, जिसको आप टॉप 10 या टॉप 5 या मोस्ट वांटेड बोलते हो, हम उसको ऐसा नहीं मानते। एक थाने की जरूरत है। हाँ, हम उसको नहीं मानते। वो जो वर्स्ट 5 है, जिनका घर द्वार छूट गया, मारे मारे फिर रहे हैं, और उनका बस ये है कि कमा सकते नहीं है वो, तो कहते हैं दूसरों का ले लेंगे जी। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, और गले में 4 मुकदमा डाल रखा है, और ना इनको कोई घर घुसने देता। जो इस तरह के डिस्परेट लोग हैं, 5 का नाम निकालो जी, आपके थाने में, बगल के थाने का ले लो, बट हर एसएचओ अगले 15-20 दिन में 5 का हिसाब तो करे कि भाई आप सरेंडर ले लो। उनको कहो, हमने कहा है कि भाई एक आईजी रैंक के अफसर मैंने यहाँ बिठा रखा है, और हर थाने, चौकी और जो एसपी का ऑफिस है, कहीं भी आप सरेंडर कर सकते हो। हम आपका नुकसान नहीं करेंगे जी, आप नागरिक हमारे हो, आपका दोस्त साबित अभी नहीं हुआ है, तो हमारा काम आपको प्रोसिक्यूट करना है। तो हम ये आश्वासन देते हैं कि जो लालच में, बहकावे में जो लड़के हथियार लेके शूट आउट करते रहते हैं, भाग रहे हैं, भागने से काम नहीं बनेगा जी। आप वापस आ जाओ, आपके अनुसार, विधि अनुसार कार्रवाई होगी, आप अपना जेल काटो, कोई दिक्कत नहीं है। और लगेगा कि आप सीरियसली मुख्य धारा में आना चाहते हो, तो आपकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि आपने और कितने अच्छे काम किए होंगे। 2 बार गोली चला दी तो ठीक है, अपराध है, उसके लिए कानून है, हम आपको जज नहीं करेंगे अगर आप वापस आना चाहते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं जी हम तो अपना धंधा चला लेंगे, तो ठीक है जी, देखते हैं कैसे चलाते हो। इसकी वजह से सर लॉ एंड ऑर्डर भी हरियाणा का इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों में घटना जो काफ़ी हुई हैं ऐसी, 2 महीने में, 6 महीने में, कि कोई गोली चला गया, किसी पर फायरिंग होगी, कोई लीडर था, कोई पॉलिटिशियन था, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बढ़ा है। तो दोनों चीज़ें, देखिए जी, आगे भी होगा। ये रिस्क लेवल की बात है कि जिनके पास दिमाग हो, वो कट्टा लेके किसी को मार के वसूली की सोचेगा, हो थोड़ा भी दिमाग हो, उसको पता है ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो जो इस तरह के बेवकूफ़ हैं, जो इस धंधे में हैं, तो वो फिर करेंगे, आगे भी करेंगे। हम नहीं कहते ये नहीं करेंगे, बट रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। हमारा यही है कि आप देखें कि एक कोई आके गोली चलाया, तो ऊपर से थोड़ी उतरा, हो पहले इलाके में घूमा, कोई लोकल उसने नेटवर्क बनाया, टारगेट आइडेंटिफाई किया, फिर इलाके की रेकी की, वहाँ फिर लॉन्च पैड बनाया, फिर उसमें मूव इन किया सीन ऑफ क्राइम में, वहाँ से स्ट्राइक करी और गया। तो मैं अपनी पुलिस को यही कहता हूँ कि जब एक क्राइम के करने में इतने प्रोसेसेस हैं, तो आप कहीं इंटरसीड करो, कहीं तो घुसो। करते जब प्लान कर रहे हैं तब पकड़ लो, करते इसमें पकड़ लो, जब भाग गए तब पकड़ लो। नहीं पकड़ने का क्या मतलब है? तो उसी में मैं कहता हूँ ना कि इन्होंने जो चला रखा है मेट्रो रेल, कि वाई लाइन पर तो बदमाश घूम रहे हैं, येलो लाइन में, अब ब्लू लाइन में पुलिस घूम रही है, दोनों का मेल ही नहीं होता जी। मतलब ये कौन सा टूरिज्म चल रहा है? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी अफसर। बिल्कुल जी, आप एसएचओ लग रहे हो, आपके इलाके में जो 5 इस तरह के हथियारबंद लोग भाग रहे हैं,
मुकदमा झेल रहे हैं जो, उनको पकड़ के लाना आपकी जिम्मेवारी है जी। अगर नहीं लाएंगे 15 नहीं लाएंगे तो फिर देखेंगे मुझसे क्या करवाना मुझे। भाई हमारे पास एसएचओ लेवल का कमी थोड़ी है, यहाँ वही लगे जिसमें बुद्धि हो इस तरह के लोगों को चेकमेट करने की। हमने थाना कोई कोई थोड़े इस तरह का सजा रखा है दफ्तर जहाँ के लोग झुक झुक के सलाम करें। कोई जमींदार कोई फ्यूडल एलिमेंट थोड़ी बैठे हैं। हमने तो कहा जी टेबल छोटी करो, तौलिया फेंको, अपना जमींदारी प्रथा चली गई और लोग तुमको झुक झुक के सलाम करने के लिए नहीं है, कायदे से बात करो। सर एक अगला सवाल, जो जेनजी है उसको लेकर या इनकी क्राउड मैनेजमेंट है जिस तरीके से वो, उसको उसके लिए आप क्योंकि एक किताब भी लिख रहे हैं, तो इनको कैसे सर एक पॉजिटिव आपके एंड से जो नए इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो मैराथन है, चाहे वो ड्रग्स फ्री है, या इनकी मतलब इनसे फायदा भी जो पुलिस को हो सके और जहाँ चेंजेस लाने वो भी ला सकें, उस पर आप कैसे सर, आपका क्या टेक? देखिए मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरियाणा 4 साल रहा, 2008 से 12, तो मैंने वो दौर देखा है कि कैसे एक जो एक्टिविटी को हम स्टेट का डिफाइनिंग एलिमेंट बना सकते हैं। तो मेडल आ रहे थे, अच्छी बात है, उनको जॉब्स और उनको जो काइंड ऑफ की जो इंसेंटिव देते थे, प्लस जो कि डिफरेंटली एबल्ड थे उनको बराबरी का दर्जा दिया जनरल से, यहाँ तक ठीक था। जो एक एस्पिरेशनल और ऊंचा उठाया हरियाणा स्पोर्ट्स को, वो बच्चों की खेल में भागीदारी थी। हम एक 10 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप स्कीम लेके आए थे स्पैट के नाम से, जो कि जंपिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, इस एबिलिटी के अराउंड था। तो 15 लाख बच्चे हर साल आते थे स्कॉलरशिप के लिए, 3 महीने स्टेडियम भरा रहता था। तो आप देखें कि बच्चों को खेलों के मैदान तक लेके आने में सारी समस्याओं का हल है। शाम को जो बच्चा टीम के साथ खेलेगा, थक के सो जाएगा, ना तो वो ड्रग को एक्सपोज्ड है, ना वो लड़ाई झगड़े को। प्लेग्राउंड आपको दूसरों के साथ काम करना सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। तो मेरा ये था कि ये बच्चे रहेंगे स्कूलों में और प्लेग्राउंड में, तो बाकी चीज़ इनको नहीं खींच पाएगी। तो वहाँ से हमारा था। फिर आगे जब हम चले कि पुलिस को कैसे, जब खेल विभाग से आके पुलिस में आए, तो हमने पुलिस को कैसे इनसे कंफर्टेबल किया जाए। क्योंकि आप देखोगे कि लड़कों का, युवाओं का पुलिस से रिलेशन हमेशा हॉस्टाइल होता है। कहीं दिख गए ये तो लगता है ये कोई पंगा करेंगे, तो वो भी बेचारे ये हो जाते हैं कि पुलिस आ गई अब क्या करें, पुलिस वाले कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। हमने ये रिलेशन बदलो, पुलिस यूथ रिलेशन शुड बी री इंजीनियर्ड। तो कैसे होगा? तो हमने एक तरीका निकाला कि जी हम ना एक मैराथन कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट मैराथन, और उसमें जो है हर एसएचओ 50 ऐसे आदमी से रिलेशन, वर्किंग रिलेशन रखेगा जिसका 20 लड़कों पर प्रभाव हो। तो जिस एसएचओ का 1000 लोगों से रास्ता हो, तो उसको कोई ना कोई बता ही देगा किसी चीज़, कोई डेवलपिंग क्राइम है उसके बारे में बता देगा, कोई लॉ ऑर्डर बता देगा, तो टाइमली इंटरवीन कर सकता है वो। एक तो ये हो गया। तो बोले तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कागज पत्र शुरू करेंगे फिर तो उलझ के रह जाएंगे। तो हमने कहा डिस्ट्रिक्ट मैराथन कराएंगे हर साल एक, और वो जो है हम 60 दिन के नोटिस में कराएंगे। तो तुम्हारा बॉक्स हम अलॉट कर देंगे, उसमें तुमको 1000 आदमी डालने हैं, 50 into 20, फिर 20 into 50। हमने कहा फिर स्कूल वालों से बात करके 20 बस तुम ले आओगे, और उसमें 50 आदमी डाल के यहाँ 1000 तुम उस बक्से में भरोगे। अब उस 1000 आदमी को 8 दिन की नोटिस में लाने के चक्कर में एसएचओ इलाके में घूमता रहता, लोगों से बात करता रहता, राजी बोलता सबसे। पता है कि मान लो कि 1000 आदमी इकट्ठे होकर आ गए और इसका व्यवहार ठीक नहीं रहा, तो बोलेंगे दौड़ तो बाद में होगी, पहले एसएचओ क्या इलाज भरो जी। तो हमने एक बंधन उसमें डाल दिया कि लोगों से बर्ताव इस तरह से अच्छा हो। तो उस तरह से हमने किया था। तो अब जो देखें हम इसको क्राउड होस्टिंग टेक्निक की तरह देखते हैं कि हर एसएचओ को अपने इलाके के 1000 लोगों से मिलना ही चाहिए एज ए ग्रुप। तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कौन है जो कि इतने बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, जो इकट्ठे हो के आते हैं वो कौन लोग हैं। तो अब जो जिसकी बात आप कर, अब जो चर्चाओं में है कि जो भीड़ इकट्ठी होती है तो हायरार्किकल नहीं है, उसको कोई लीडर लेके नहीं आता। अब जो भीड़ आती है तो जो ये जो ब्रॉडबैंड जमाने के स्मार्टफोन वाले लड़के हैं वो आते हैं। तो जितना भी इनका इंतजामात की बातें हैं, एक दूसरे को क्या करना क्या नहीं करना कैसे करना, ये ऑनलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो इकट्ठे सड़कों पर आते हैं, तो ये पुलिस को ओवरवेल्म कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, ये जो जेनजी जिसको आप बोलते हो, जो स्मार्टफोन एज के हैं, इनकी अंतरात्मा है, इनके पास सवाल हैं, और ये हायरार्किकल नहीं है। इनको क्लाइमेट चेंज की चिंता है। ये जो वॉर हो रहा है
इससे वो खुश नहीं है। और सरकारों को कहते हैं कि जी आप बताओ क्या कर रहे हो। माई बाप नहीं समझते सरकार को, इनका ये चरित्र है, इनका ये कैरेक्टर है। तो हम इसको अप्रिसिएट करते हैं। देश को आगे जाना है तो हमें कड़े सवाल पूछना पड़ेगा, समस्याओं का नया समाधान लेकर आना पड़ेगा और जवाबदार बनाना पड़ेगा। तो इनका उतना ही है। अब देखें कि ये सड़कों पर आते हैं तो प्रजातंत्र में तो चलेगा जी कि दो चुनावी साइकिल के बीच में लोग बाग को कुछ ठीक नहीं लगेगा तो इकट्ठे होकर बोलेंगे वो। हमें इनको बचाना है उन लोगों से जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इनको मॉब बना देते हैं। पॉलिटिकल क्लास? नो 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 नो, नॉट पॉलिटिकल क्लास, एंटी सोशल एलिमेंट। पॉलिटिकल क्लास तो जी आप देखो लोगों को ये संभालते हैं दिन भर। हर मैंने जिनका भी अगर चुनाव जीते या नहीं जीते, कितने लोगों से मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात पहुंचाते हैं। तो ग्रीवेंस आर्टिकुलेशन के लिए पॉलिटिकल क्लास का होना बहुत जरूरी है जी। लोग नहीं, मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूँ कि कई लोग जो होते हैं ना जी, उनको दंगा फसाद पैसे पायरोमैनियक्स है, उनको आग देख के मजा आता है। एंटी सोशल। कई क्रिमिनल्स हैं जिनका पुलिस से चलता रहता है, लेकिन पुलिस से लड़ाई होती है तो वो हार जाते हैं क्योंकि पुलिस के पास सब कुछ है। जब ऐसा वोलेटाइल सिचुएशन हो वो लोग फिर आ जाते हैं। तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो अपने से ही पहला कॉलम बन जाते हैं और वो फिर जुट जाते हैं कि ये करेंगे जी वो करेंगे, फिर पुलिस से टकराव कर लेते हैं। तो लगता है बड़ा ये वो बड़ा वो हो रहा है। तो हमें जो है ये देखना है कि जो प्रजातंत्र में जो तौर तरीके हैं उसका तो स्वागत है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसको कि मतलब आगजनी पसंद है, दंगे पसंद हैं और जो काइंड ऑफ की पुलिस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आया हुआ है और उसको लगता है भीड़ के पीछे छिप के पुलिस से हम कर लेंगे काम, तो उनको पहले से आइडेंटिफाई करके अब पहले से ही उनको कंटेन करके रखें। इसके अलावा सर एक जो हरियाणा में पिछले दिनों में इशू रहा भाई पूरन कुमार का, उस इशू को आपके लेवल से मतलब कैसे आप समझते हैं कि क्या मोराल की बात थी, स्पिरिट की बात थी? क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर इस सेंटीमेंट में था कि उनकी सुनी नहीं गई, क्योंकि ये भी कहा जाता है, आपने कहा कि खाकी की कोई जात नहीं होती, वो भी एंगल उसमें है। तो उस पर अभी तक आपने क्या देखा है और जांच के हिसाब से, इंसाफ के हिसाब से चीजें कहाँ तक हैं सर? देखो जी, मैं बड़ा दुख इस बात का है कि इस तरह की बात हुई और मैं उसके बाद भी कई हो गई है, दो तो गए, उसके बाद भी जैसे हमारा एक नहीं एक एएसआई हमारा ट्रैफिक और मारा गया। अच्छा, तो 70,000 का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जी, ऊंच नीच होता रहता है, हम उससे बंधे नहीं रह सकते। हमें बहुत दुख इस बात का है जब कहीं भी अकाल मृत्यु होती है, छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है घर में, माँ बाप होते हैं, बीच में से एक बंदा उठ जाए, किसी रीजन से उठे तो बड़ी अफरा तफरी होती है। तो हमें बड़ा इस बात का दुख है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। और काइंड ऑफ आप देखें 70,000 का फोर्स अगर कमांड करते हैं तो ये देर सवेर आगे पीछे ये चलता रहेगा। हमारे पास चुनौती है कि आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि क्रिमिनल्स ने सीज फायर नहीं किया जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी अपना मातम मना लो फिर लड़ाई शुरू करेंगे। वो तो 24/7 लग रहे हैं इस काम में। तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं जी। ठीक है, हमने जो हमें जैसे रिएक्ट करना था हमने किया। इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो तो क्या क्या करना चाहिए वो सेट करके हमने मौसम में डाल दिया। बट उसके बाद हमारा जो काम है तो उसमें तो एक पॉज का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना जी, वो तो चलेगा, तो लड़ रहे हैं उसमें लग रहे हैं जी। आपने मोराल को भी उसके साथ लिंक किया था कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा जीतने की, लड़ने की बात करता है रादर देन कि वो इस तरीके से खुद को सुसाइड करे या डिप्रेस हो जाए या इस सेंटिमेंट में जाए। देखिए होता क्या है ना कि वेलफेयर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फोर्स का, और हम किसी बात से इनकार नहीं करते हैं। डिप्रेशन लोगों को होता है और काइंड ऑफ की लोगों को भय लगता है, कई लोग मजबूत नहीं है जो कि दूसरों की लड़ाई लड़ सकें। तो पुलिस में आने से पहले और यहाँ रहने के बाद ये सोच लें कि ये नौकरी अलग किस्म की है, 9 to 5 नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है सीधे सीधे है कि आप दूसरों के बिहाफ पर लड़ रहे हो, इट इज स्टेट वर्सेस द क्रिमिनल। और जिससे लड़ रहे हो ना जी, वो किसी लेवल तक जाता है, उसके पास हथियार है, उसके पास एक लीगल प्रोटेक्शन टीम है, दुनिया भर की चीज़ें उनके हैं, वो बिल्कुल ही नियम कानून से बंधा हुआ नहीं है। तो और अकेले आप हो जो ये कर रहे हो, सरकार के पास और कोई तंत्र नहीं है। तो जब लोगों की इतनी ज़रूरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो क्या अपनी चिंता का हमारे पास स्कोप है क्या? तो जो भी पुलिस में है तो उनको ये सोचना चाहिए कि या तो ये बीड़ा ना उठाएं, ये संकल्प ना लें, और एक बार ले लिया तो इधर वीक प्ले ना करें।
पुलिस में और भी बहुत सारे काम है, बोले जी हम यहाँ नहीं रहना चाहते या पुलिस में नहीं रहना चाहते, मिनट में घर भेजेंगे। पर ये कि यहाँ रह के कि जी मुझे तो बड़ा ये हो रहा है, मुझे तो बड़ा वो हो रहा है, मतलब माफ़ करो जी, कुछ और करो आप। इधर मैंने जो हरियाणा में बोलते हैं ना कि लोगों का माटी वीरान ना करो। तो सर अगर किसी के साथ, अगर किसी को खदशा हो कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे साथ ऐसा हुआ स्पेसिफिकली इस केस में जैसे था, और ऐसा सीनियर ऑफिसर हो, तो कहाँ एड्रेस आपको लगता है किया जाना चाहिए? क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल अंदर असर करता है और बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए बाहरी तौर पर असर करता है। जी हमारी डिजिटल टीम ने मुझे बताया कि 15 दिन पर इस पर बहस चली। आप में से कभी ने हमसे पूछा, हमने यही जवाब दिया कि हमारी एक ही जाति है जी, खाकी की। हमें नहीं पता कौन किस जाति का है। हमारे साथ पुलिस हमेशा रहती है, हमें पता ही नहीं किस जाति का है जी, हम पूछ ही नहीं सकते जी। हमारे फोर्स में दुनिया भर के लोग हैं, हम क्या जाति पे इसको चलाएंगे? तो वो कार्ड तो हमारे पास है ही नहीं जी, हमें पता ही नहीं है। तो हमने ये बात कही, तो आप देखें 9 करोड़ लोगों ने देखा इसको, जो व्यूज बोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इंगेज्ड हुए 7 करोड़, हमारे क्राइम तक नहीं जा रहा। 7 करोड़, और 99% ने कहा कि जी आप बिल्कुल सही हो। और जो सेंट्रल मैसेज ये था कि खाकी की और कोई जाति नहीं है जी, मैंने खाकी की जाति, पुलिस की जाति जो है खाकी है। संदीप लाथर के केस में ये भी कहा गया कि उनके लिए फंड जुटाए गए या उनकी परिवार के लिए मदद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आगे आया, तो उसको कुछ लोगों ने या कुछ क्रिटिसिज्म वालों ने फेवरिज्म के साथ भी जोड़ा कि क्या ये सिर्फ संदीप लाथर के लिए ही है? तो वो मोराल वाली बात या एक जो इस तरीके का रवैया था, तो क्या वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स के लिए कैसा मैसेज है? ये एंगल में पहली बार सुन रहा हूँ। कोई बंदा, हमारा कैजुअलिटी हो गई हमारी, तो हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? कोई हो तो मान लिया जाए कि होता क्या है कि हमारे पास HDFC बैंक से हमारा करार है, अगर कोई हो जाए इस तरह की कैजुअलिटी तो 1 करोड़ रुपये उसको इंश्योर्ड है, सुसाइड के लिए नहीं है। तो ये जो परिवार था उस सुविधा से वंचित था, क्यों? जो मरने का तरीका था वो इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो पहले रोहतक से बात चली कि सारे मुलाजिम जो हैं अपने 1 दिन की तनख्वाह देंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, जो भी वॉलंटरली देना चाहते हैं वो सहयोग करें इसका। तो एक परिवार जो विपत्ति में है, किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, तो उसको सपोर्ट करना, उनके बच्चों को आप देखेंगे वो सबके लिए ओपन है, मतलब कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं, छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, उनका क्या दोष है? तो अगर उनको हम स्वेच्छा से उनकी मदद करना चाहते हैं, क्यों? हमारा खाकी भाई है वो, तो सबके लिए इसमें फेवरेट, हाँ सबके लिए। पहले भी ऐसा होता रहा है, हमेशा से होता है। उत्तराखंड में बाढ़ आई, वहाँ हमने 1 दिन का सैलरी दिया है। जो भी एंटिटी हमें दिखता है विपत्ति में है और हम सहयोग कर सकते हैं, हम करते हैं। सर गनमैन जो सुशील है, क्योंकि ये केस अभी तक जहां पहुंचा है, उनको अम्बाला जेल शिफ्ट किया गया, ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो ये चीजें फैक्टर्स हैं सर, या ये सिर्फ आपको लगता है कि रूमर्स हैं? प्रेजेंट डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रही है जी, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा तो वहाँ जमा कराने का था, हमने जमा करवा दिया। जो सर SIT जांच कर रही है संदीप लाथर के केस में, वो एलिगेशंस उनके खिलाफ है, जो एक IAS हैं अमनीत कौर, तो उसको कैसे ट्रैक किया जा रहा है सर? क्योंकि कई चीज़ों के लिए होम डिपार्टमेंट हो या हरियाणा सरकार, उनसे परमिशन भी चाहिए होती है। एक IAS उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए, आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये चार्जेस है, FIR भी हुई। आप देखें जी, आपको पुलिस की वर्किंग ना हमारे साथ सीखनी चाहिए, है ना? अगर होता तो सवाल नहीं उठता है। मुकदमे की तफ्सीस में IO सोवरेन है, कोई इसको नहीं कह सकता इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। क्यों? उसकी केस डायरी कोर्ट में जाती है, हमारे यहाँ नहीं आती, कोर्ट में जाती केस डायरी, सुपरवाइजरी अफसर के यहाँ। तो वो ठीक से काम करता रहे, उसको देखने वाले कई लोग हैं, वो फैक्ट्स को नहीं छिपा सकता। लोगों को लगता है कि इसको अंदर, इसको बाहर कर दे वो। तो मुझे कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है कि SIT अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो ठीक से कर रही है, अंडर माई वॉच। जब तक मैं बैठा किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई इनजस्टिस नहीं होगा। सर आपके अभी तक जब से आपने चार्ज संभाला है, कई विजिबल चेंजेस है, कई पॉजिटिव अप्रोच हैं, मॉडर्न भी है, जेंजी की आप बात करते हो, कई चीज़ें एडवांस हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि आप जैसे 31 दिसंबर तक आपका टेन्योर है, उसके बाद रिटायरमेंट है, तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगी? क्योंकि ये भी चिंता है ना, अगर जिन जो आपकी वर्किंग स्टाइल देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे कौन कंटिन्यू करेगा? देखिए ऐसा है, आई एम मैन ऑफ द मोमेंट। पुलिस किसी की मलकियत नहीं है जी, ये तो क्लाउड लीडरशिप है।
कि आप देखें कि मैं जो कुछ हूँ मैं थोड़ी हूँ, हमारे सीनियर्स और मेंटर्स ने जो हमें भरा है वो बोल रहा है, मैं भी भर रहा हूँ, मेरे पास यही भाषा बोलेगा वो। तो हमारी लीडरशिप एक भाषा है, आदमी के बदलने से भाषा नहीं बदलेगी वो, आप ये समझ लो। तो हम जो है मैन ऑफ द मोमेंट है, अभी हमारे पास ये इसका ब्रीफ है, आगे किसी और के पास जाएगा, जब भी जाना होगा हम उसकी चिंता नहीं करते। हमारे पास आप देखो ना जी, कितने समय है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने मिनट कितने सेकंड है। अगर आप जो करना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है हमने शुरू किया ये काम, आइडियाज और इनिशिएटिव्स आप कह रहे हैं लास्ट लगातार कोशिश हो रही है, हमारे से पहले वाले, उनसे पहले वाले, उन सब ने अपना पूरा जोर लगाया। इसलिए हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ का हिस्सा हर किसी को चाहिए, हर कोई यहाँ रहना चाहता है। हरियाणा कार्डर को लेकर मारामारी होती है, तो ये ड्रीम स्टेट है। तो हमारे प्रेडेसेसर ने, हमारे सीनियर्स ने अब जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इशूज़ में जोर लगाया, हम उन्हीं की तरह जोर लगा रहे हैं, हमारे बाद वाले इसी तरह जोर लगाएंगे, हमें इस बात में कोई शंका नहीं है। कुछ ऑफिसर्स के पास ऑप्शन होती है कि बड़े लेवल पर लोगों की मदद की जाए, चुनाव में उतरा जाए, पॉलिटिकल पार्टी में जाया जाए, वैसा कोई ऐसा है, 35 साल इसमें हूँ और ये कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि जो करना चाहते थे कर पाए, अगर हमारे इंटेंशंस ठीक है, एक्शंस ठीक है। आगे किसने देखा है क्या होगा, आगे की चिंता करते रहे क्या होगा। आज ही नहीं है, मतलब अभी आप मतलब ही नहीं जी, मैं तो शाम की नहीं सोच रहा, आज क्या होगा। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इतना ही है। आगे के आगे देखेंगे नहीं जी, आगे सोचेगा कौन। आपको लगता है कि आप भविष्य का प्लान कर सकते हो? एक सोच बंदा रखता है कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है, अगर लोगों की मदद करनी है ओपन लेवल पे। ऐसा कोई, मैंने लोगों को आप मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आखिर लोग पड़ोस क्यों बनाता है, समाज क्यों बनाता है, देश क्यों बनता है कि एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई विशेष कोई खास में मैं ऐसा मेरे को इस तरह से मत देखो जी। हम तो प्रोफेशनल आदमी हैं जो कि विधि अनुसार ह्यूमन रिलेशन में जो वायलेंस और ठगी है उसको डील करते हैं। अभी हम कर रहे हैं, कोई और बात सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। सर, आपके रूट्स जैसे बिहार से हैं और आज चुनाव है, आज वोटिंग भी हो रही है, तो एक डीजीपी या पुलिस ऑफिसर के तौर पर नहीं, लेकिन एक जो जहां से रूट्स हैं, एक बिहार के निवासी के तौर पे कैसी सरकार आप देखते हैं। मतलब क्या आपके जहन में क्या आता है जब चुनाव की बात आती है, खासकर बिहार से जुड़े हुए। नो कमेंट्स। तो डिप्लोमेटिक आंसर है जी नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, हमारा एक रोल है, उस रोल में हम हैं, वहाँ हमारा कोई टिप्पणी नहीं बनता। एक आखिरी सवाल सर, लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों के लिए क्या मैसेज है और कितना आपको लगता है कि हैंडल हो चुका है, कितना हो जाएगा, लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना जी, पुलिस पर्सपेक्टिव देखें तो कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि कानून आप इस तरह से लगाएं कि व्यवस्था बनी रहे। कानून हजार है, आंख मूंद के कंटेक्स्ट के बाहर उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो लोगों को सुविधा से ज़्यादा पीड़ा हो जाएगी। अब हेलमेट का ही देखें कि सबको हेलमेट पहनना चाहिए, भारी चालान भी है, लेकिन यही काम करने बैठ जाएं तो लोगों को लगेगा अब जाए कहाँ, करें क्या। क्योंकि हमारा तो फोकस इस पर होना चाहिए कि हेलमेट का जो बनाए इस तरह का लोग उसको खोले ना, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को जोड़ दें, ना कि इन्फोर्समेंट के ऊपर। क्योंकि कानून बन गए हैं और उसको हम इस तरह, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे हाथ में, तो इस तरह से अप्लाई करें कि लोगों को ना लगे कि हाँ ठीक हो रहा है, आगे भी करना है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कभी आंकड़े आपको नहीं दिखाऊंगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। एक आदमी को भी तकलीफ है, हम उसको पूरा सुनेंगे, कैसी भी बात हो। अब क्या कर सकते हैं उस पर जोर देंगे, आपको हम बहस आपसे नहीं करेंगे। जो आप इसके बारे में बोलेंगे हम अपने सर्विस के फीडबैक के तौर पर देखेंगे और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उस पर जोर हमारा रहेगा। और अभी भी जोर उसी के ऊपर है। आखिरी सवाल सर, जो मैं स्टबल बर्निंग को के लिए भी पोल्यूशन बड़ी चिंता है और पुलिस को इन्फोर्स किया जाता है कि कम मामले हों और थोड़ा सा लोगों को समझाए भी, एक्शन भी ले। कितना का आपको लगता है कि कंट्रोल हुआ है या कैसे काम किया जा रहा है इस पर। देखो, हरियाणा के लोग ना बड़े कंप्लायंट हैं, ये मानते हैं बातों को, तो मुझे लगता है कि 100% नहीं भी हुआ है, बट कहा गया तो लोगों ने सुनी है। और इसका सोल्यूशन भी उधर से ही आएगा कि ये जो पराली है इसको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। बर्निंग का अल्टरनेटिव हम लेके आते कि नहीं आते हैं। हर चीज़ का समाधान इन्फोर्समेंट नहीं है जी, कल्चरल इशूज़ हैं, सालों साल से यही करते आ रहे हैं। तो ठीक है, वातावरण खराब हो रहा है, बहुत चिंता इसकी है और हर स्तर पर चिंता सबको है, बट इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। हम इन्फोर्समेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं,
वो ये मॉडल लेके आए जहाँ के किसानों को जलाने के बजाय कुछ और करने में ज़्यादा फायदा हो, तो वही काम वो करेंगे। ड्रग्स नेक्सस पर भी काम कर रहे हैं सर, क्योंकि बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं जी। ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो ये नहीं है कि जो फैशन फैट सा बनता जा रहा है कि आप ये देखें कि कितनी सी महंगी कार हो, आप एक मुट्ठी चीनी इंजन में डाल दें, वो कार गई, चलने लायक नहीं रही। उसे कितना भी ब्राइट हो, कितना भी रिसोर्सफुल लड़का हो या कोई भी हो, ड्रग्स में गया तो गया। ड्रग्स का प्रॉब्लम क्या है जी, कैंसर के इलाज के बारे में अस्पताल का पता है लोगों को, इसका पता ही नहीं। तो इतनी अफरा तफरी हो जाती है अगर एक परिवार में कोई एडिक्ट हो जाता है, तो पूछिए मत। तो हम तो इन्फोर्समेंट में लगी रहे, हम तो देखें कि इसी साल जो है 1200 लोग बाहर से पकड़ के लाए, दूसरे स्टेट के जो सप्लायर हैं। 350 कमर्शियल क्वांटिटी के हैं जिनकी 2 साल पहले बेल नहीं होनी, तो देख लें 700 साल की सजा जो है दे चुके उसको ऑलरेडी हम। अभी पता भी नहीं कि ड्रग है कि नहीं है, फसल की रिपोर्ट भी नहीं आई हुई है। हमने 58 से ऊपर लोगों को जिसको शंका थी कि ये बेच रहा है उसको जेल भेजा हुआ। तो इन्फोर्समेंट हम बहुत अगले लेवल की कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीम बैठी है सिरसा में, जो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, सरपंच से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, लेडीज से, कि इसको क्या कैसे समाधान निकालें, क्या दिक्कत है, हम लग रहे हैं उसमें। बट एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि जैसे आप वेजिटेरियन होते हो, क्या करते हो कि बच्चा वेजिटेरियन ही रहता है चाहे वो कहीं जाए। वहाँ तो आप ये नहीं कहते कि भाई मीट शॉप बंद कर दो, मुर्गी वालों को जेल दे दो, सोचो तुम्हारे बच्चों को नॉनवेज ना खिला दे। तो वही संकल्प, वही विधा, वही तरीका आपको इसमें भी लाना पड़ेगा। अपने बच्चों को कहें कि गैंग में नहीं पढ़ना, ड्रग्स में नहीं पढ़ना, अंधा कुआं है, बाहर आना बहुत मुश्किल है, रोज कहें उनके दिमाग में बैठा रहेगा। कहीं जाएंगे इससे परहेज करेंगे। कोडिंग बिहेवियर का आप ही तो करते हो जी। तो सारे पेरेंट्स से मतलब मुझे अपील है कि इसको अनप्लीजेंट बोल के ना छोड़ें, कि बोलें। जितने भी जिम्मेवार माँ बाप हैं अपने बच्चों को बोलते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, रोज बोलते रहते हैं। एक सचिन तेंदुलकर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसे पूछा कि भाई आपके माता पिता का क्रिकेटर बनने में क्या रोल है। मतलब वो तो टीचर थे जी, उनका क्रिकेट में तो कुछ नहीं था। लेकिन जो ठीक बात है, बिना पेशेंस खोए बार बार बोलना। तो हम सारे पेरेंट्स से कहेंगे कि बिना पेशेंस खोए सवेरे सवेरे रोज उनको कहेंगे बेटा ये नहीं करना, ये हमारे पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है, ये हमारे जो सपने हैं उसको तोड़ता है, परिवार का नाम खराब करता है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब करेगा। तो हमें गैंग्स और ड्रग्स से हर हाल में दूर रहना है। जिस चीज़ में हम गुड हैं उसमें बेस्ट बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, वैल्यू क्रिएटर बनना। और मैं आपको बताऊं पीपल स्किल, दूसरों के साथ काम करने आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ जी, हमारा इतने साल का जो देखा सुना है, इंडिया में जो थोड़ा भी मेहनत करता है ना जी, बल्ले बल्ले है। आप बेरोजगारी की बात करते हो, मैं ये कहता हूँ हम नहीं करते सर, नहीं, जो भी करता है, आप एक कुक ढूंढो, नहीं मिलेगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, माली नहीं मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी है जी। बोले ये लैक ऑफ स्किल है, लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको एड्रेस करिए। सर आखिरी सवाल, जो साइबर ठगी है इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आप कई बार लोगों को बोलते भी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाए, लेकिन फिर लोग ठगे जाते हैं। जी, देखिए साइबर जो है ना जी, एक अलग ही दुनिया है। जो आपका ऑफलाइन जिंदगी है, एक दुनिया वो हो गई, एक ऑनलाइन हो गई। एक जो हम आप बैठे हैं, एक जो मोबाइल पर बैठे हैं, मोबाइल वालों से मिल रहे हैं, तो वहाँ भी जो लोग हैं इधर के ही हैं, इधर के ठग बदमाश पर चढ़ आए हैं। और जैसे हाउस ब्रेकिंग होती है, गृह भेदन का अपराध होता था कि घर में घुस गए, सामान उठा ले गए, अब वो अकाउंट में घुस जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको बहुत हैकर नहीं है जी, बहुत टेक्निकल आदमी नहीं है। आप देखेंगे मेवात, जामताड़ा, 8वीं पास आदमी, वो भी नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग, आपको बहला के, फुसला के, डरा के किसी तरह आपके अकाउंट में एक्सेस ले लेंगे, वहाँ आपका खाता खाली कर देंगे। बैंक वाले भी मिले थे, सैकड़ों हमने मैनेजर अंदर दिया जी। तो जब भी आप ऑनलाइन हो ना, तो ये मान के चलो जो सावधानी आप ऑफलाइन बरतते हो, ऑनलाइन बरतो, वो कोई स्वर्ग नहीं है जी। वहाँ आपसे अच्छा बोलने वाला आदमी जो है आपका मित्र नहीं, उठा गए। तो वहाँ भी वही सावधानी बरते और भय और लालच से ऊपर उठे। ओपी सिंह जी बातचीत कर रहे थे, एक विस्तृत बातचीत की है और खास तौर पर कई चैलेंजेस के साथ साथ कई चीजें हैं, कई इनिशिएटिव्स हैं जिस पर हरियाणा पुलिस काम कर रही है और जो
लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कई इश्यूज रहे हरियाणा के, उन पर खुलकर बात की है डीजीपी ओपी सिंह ने। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।